हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी दोस्तों का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमी पे। मैं राहुल कुमार। आज दोस्त बात करने वाले हैं एनसीईआरटी ईवीएस के कंटेंट से रिलेटेड, जिसमें हम बात करेंगे दोस्त भारत के प्रमुख फल, कौन कौन से फल कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है। भारत के प्रमुख मसाले, ये कौन से मसाले किस राज्य में पाए जाते हैं, इसके बारे में हम लोग कुछ चर्चा करेंगे। ठीक। केचुआ के बारे में चर्चा करने वाले हैं, मकड़ी के बारे में चर्चा करेंगे, रेशम का कीड़ा के बारे में चर्चा करेंगे, इस डॉल्फिन के बारे में चर्चा करेंगे। इस तरह का बहुत सारे पॉइंट जो भी है आज हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्त, ताकि आपको एनसीईआरटी से रिलेटेड ये ना लगे कि हमने ये टॉपिक पढ़ा ही नहीं। ठीक है। तो हर टॉपिक आपको पढ़ के जाना है दोस्त सीटेट के व्यू से, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सब है। ठीक। अगर दोस्त आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर दबा के कीजिए, ताकि छोटे बड़े भाई बहन को भी लाभ हो सके। ये हम लोग का अपना सोच होना चाहिए कि अगर हमें लाभ हो रहा है तो दूसरे को भी लाभ होना चाहिए। ठीक है दोस्त। चलिए, टाइम न गंवाते हुए अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक जो है दोस्त, कहते हैं भारत के प्रमुख फल, कौन से फल किस राज्य में पाए जाते हैं। देखिए, यहाँ दिया हुआ फल और इस साइड में दिया है प्रमुख राज्य। देखिए, सेब हिमाचल प्रदेश में, अमरूद कहाँ पाए जाते हैं, उत्तर प्रदेश में अधिकतर पाए जाते हैं, उन्हीं राज्य का नाम लिखा जाता है। ठीक है दोस्त। संतरा महाराष्ट्र में, सहतूत पंजाब में, देखिए अंगूर महाराष्ट्र में, स्ट्रॉबेरी महाराष्ट्र में, इस साइड देख लीजिए दोस्त, केला महाराष्ट्र में, अनानास पश्चिम बंगाल, चीकू महाराष्ट्र में, काजू केरल में, लीची बिहार उत्तर प्रदेश में। ठीक है। और ये दिया हुआ है अल्फाशो आम, ठीक है, ये भी महाराष्ट्र में। इस तरह की ये सब फल हम लोग को देखने को मिलते हैं इस राज्य में सबसे ज़्यादा, मतलब इसी राज्य से ये पूरे देश में जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इसका पैदावार होता है। ठीक है दोस्त। चलिए अगला पॉइंट की मैं बात करता हूँ दोस्त। अगला पॉइंट है भारत के प्रमुख मसाले। अब जितने मसाले हैं वो कौन कौन से मसाले किस राज्य में उगाए जाते हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, इधर मसाले हैं, इधर प्रमुख राज्य हैं। काली मिर्च, इलायची, लौंग, दालचीनी, तेज़पत्ता, ठीक है, केरल में पाए जाते हैं। इसीलिए केरल को मसालों का राज्य कहा जाता है, मसालों का बगीचा कहा जाता है। ठीक है दोस्त। ये सभी कहाँ पाए जाते हैं, केरल में। अगला है जीरा। देखिए, जीरा है राजस्थान में, मेथी हो गया राजस्थान में, धनिया हो गया राजस्थान में। ठीक। अगला देखिए, इस साइड देखिए दोस्त, ठीक है, केसर जम्मू और कश्मीर, सौंफ पंजाब में, लहसुन हरियाणा में, ठीक है, अदरक आंध्र प्रदेश में, अजवाइन बिहार में। ठीक है दोस्त। फिर देखिए, हल्दी आंध्र प्रदेश में, सरसों उत्तर प्रदेश में। ये जितने प्रमुख मसाले थे और उसके राज्य जहाँ उगाए जाते हैं, आपने देख लिया दोस्त। इस तरह के मैंने बहुत सारे वीडियो दोस्त डाल दिया हूँ। ये ईवीएस के कंटेंट हो गए, सीडीपी का पेडागोजी हो गया, बहुत सारे टॉपिक डाल दिया हूँ जो इम्पोर्टेंट है, आप जाके देख सकते हैं। साथ में हिंदी का पेडागोजी, मैथ का पेडागोजी, इतना मैंने बहुत सारा चीज़ दे दिया है। आप एक बार जाके देख सकते हैं चैनल पे, ताकि आपको एक एक टॉपिक को समझने में आसान होगा दोस्त। ठीक है। चलिए अगला पॉइंट का मैं बात करता हूँ दोस्त। नोट में दिया हुआ देखिए, केरल को मसालों का घर कहा जाता है। अभी आपको बोले थे मसालों का राज्य कहिए, मसालों का बगीचा कहिए, मसालों का घर कहा जाता है। और छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा कहा जाता है। आपसे पूछेगा चावल का कटोरा किसे कहा जाता है, छत्तीसगढ़ को। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन पूछता है बार बार। नेक्स्ट पॉइंट देखिए दोस्त, नेक्स्ट पॉइंट देखिए केचुआ। ठीक है, तो केचुआ पालन को वर्मी कल्चर कहा जाता है। ठीक है, केचुआ पालन को क्या कहते हैं, वर्मी कल्चर। केचुआ को किसानों का मित्र भी कहते हैं, क्योंकि केचुआ मिट्टी को खाता है, मिट्टी को खाकर मिट्टी को भुरभुरा बना देता है, जिससे जड़ों तक हवा एवं पानी अच्छे से पहुंचता है, जिससे फसल का, देखिए, जिससे फसल का उत्पादन
बढ़ जाता है। ठीक है दोस्त, केंचुओं के माध्यम से जैविक खाद भी बनाया जाता है। केंचुए के माध्यम से क्या बनाया जाता है? जैविक खाद बनाया जाता है। इसको किसानों का मित्र भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये ज़मीन को उपजाऊ बनाता है। आशा करता हूँ आप लोग इतना पॉइंट को समझ गए होंगे दोस्त। तो चलिए अगला पॉइंट मेरा आ रहा है मकड़ी। मकड़ी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, पढ़ लीजिए। चलिए, मकड़ी। मकड़ी ऑर्थोपेडा संघ का जीव है। याद रखिएगा, ऑर्थोपेडा संघ का जीव है। आपसे पूछेगा मकड़ी कौन से संघ का जीव है, तो ऑर्थोपोडा संघ का जीव है। अगला पॉइंट है मकड़ी को। देखिए, मकड़ी को कीट वर्ग का अपवाद माना जाता है, क्योंकि कीट के 6 पैर होते हैं जबकि मकड़ी के 8 पैर होते हैं। आपको याद रखना पड़ेगा दोस्त, जितने भी अधिकतर कीट हैं उनके 6 पैर ही होते हैं। ठीक है, लेकिन मकड़ी को कितने पैर होते हैं? 8 पैर होते हैं, इसीलिए इसको अपवाद के श्रेणी में रखा गया है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है मकड़ी को सामाजिक कीट वर्ग में भी सम्मिलित नहीं किया जाता है। ठीक है, क्योंकि मकड़ी सिंगल रहती है, सामाजिक मतलब ग्रुप में नहीं रहती है, ये भी याद रखिएगा। और ये अपना जाला बना कर रखती है, जाल में रहती है। ठीक है, तो ये सामाजिक कीट नहीं है। जो समूह में रहेंगे दोस्त उसे सामाजिक कीट कहेंगे। इससे पहले वाला वीडियो में मैंने पूरा डिटेल से डाल दिया है कौन सा जीव जंतु समूह में रहते हैं और उनके आवास के बारे में मैंने बता दिया। इस तरह से मकड़ी हो गया, ततैया हो गया, भृंग हो गया, सब के बारे में मैंने पिछला वीडियो में बहुत अच्छा से क्लियर करके बता दिया है, आप जाके देख सकते हैं। चलिए अगला पॉइंट है दोस्त, सामाजिक कीट वर्ग में निम्न जीव शामिल हैं। जैसे देखिए मधुमक्खी, चींटी, बर, इस तरह के बहुत सारे हैं जीव जो सामाजिक कीट में शामिल है। कहने का मतलब है कि ये सब समूह में रहते हैं। सामाजिक कीट का मतलब हुआ जो समूह में रहते हैं। समूह में जो रहेंगे समझिए वो सामाजिक कीट कहलाएंगे। ठीक है दोस्त, चलिए अब हम बात करते हैं दोस्त रेशम का कीड़ी के बारे में। रेशम का कीड़ी, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। देखिए, इसका जब हम EVS का जो पहला लेक्चर मैंने डाला है दोस्त वीडियो, उसमें इसी के बारे में सबसे ज़्यादा डिटेल किया है, मतलब जानकारी दिया है। मछली पालन को क्या कहते हैं, मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं, इस तरह के जितने हैं सब मैंने डाल दिया। एक बार आप जाके देख सकते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा कौन सी पालन को क्या कहते हैं। चलिए, रेशम के कीट को शहतूत के पेड़ों पर पाला जाता है। ठीक है, कहाँ पे? शहतूत के पेड़ों पर पाला जाता है रेशम के कीट को। ठीक है, भारत में सर्वाधिक रेशम का कीट का पालन जम्मू कश्मीर, लद्दाख, आंध्र प्रदेश एवं असम राज्य में किया जाता है। ठीक है दोस्त, ये याद रखिएगा कहाँ पे सबसे ज़्यादा इसका पालन किया जाता है। ठीक है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, आंध्र प्रदेश, असम और असम राज्य में किया जाता है। अगला पॉइंट है दोस्त, नर रेशम कीट अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर, देखिए याद रखिएगा, नर रेशम कीट VVI पॉइंट है। ठीक है, रेशम कीट अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर रहकर भी उसकी गंध से उसको पहचान जाता है। ठीक है, कई किलोमीटर दूर। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। कौन? नर रेशम सॉरी। अगला पॉइंट है दोस्त, पोचमपल्ली एक कलमकारी तेलंगाना में प्रचलित रेशमी साड़ी है। पोचमपल्ली जो है ये क्या है? प्रसिद्ध साड़ी है। सॉरी, पोचमपल्ली एवं कलमकारी तेलंगाना में प्रचलित रेशमी साड़ी है, मतलब ये रेशम के साड़ी से बनाया जाता है, ये बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है, तो रेशमी साड़ी का पोचमपल्ली और कलमकारी कहाँ का बात करें? तेलंगाना का। ये बार बार पूछता है कि पोचमपल्ली का भी पूछ देता है, पोचमपल्ली कहाँ पे है, कहाँ पे पाए पोचमपल्ली एवं कलमकारी कहाँ के प्रसिद्ध साड़ी माने जाते हैं? तो तेलंगाना के। ठीक है, याद रखिएगा, इस चीज़ को भूलिएगा नहीं। अगला पॉइंट है दोस्त, डॉल्फिन। डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। एक एक पॉइंट का मैं बात कर रहा हूँ दोस्त। डॉल्फिन स्तनधारी जलीय जीव है, मतलब ये जो है ना स्तनधारी जलीय जीव है, मतलब ये बच्चे जन्म देते हैं, अंडे नहीं देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, डॉल्फिन एक बुद्धिमान जीव है। मानव के द्वारा जो भी इसे सिखाया जाता है आसानी से सीख लेते हैं। सोचिए, डॉल्फिन इतना अच्छा ये मछली है,
इसको जिस तरह से मतलब मानव सिखाया जाता है, जो जो सिखाते हैं वो आसानी से क्या करती है, सीख जाती है। इसीलिए इसको बुद्धिमान जीव भी माना गया है। ठीक है। भारत के डॉल्फिन गंगा नदी में पाए जाते हैं। इसे लॉ टाइगर भी कहा जाता है। इसको जो है समुद्र का टाइगर भी कहा जाता है। ठीक है दोस्त, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्त, गंगा नदी में सर्वाधिक डॉल्फिन इलाहाबाद से, देखिए इलाहाबाद से पटना के मध्य पाए जाते हैं। कहाँ से? इलाहाबाद से पटना के बीच में पाए जाते हैं ज़्यादातर। देखिए डॉल्फिन भिन्न भिन्न प्रकार की ध्वनि तरंगे को निकालता है। जब शत्रु हमला करता है तो अलग ध्वनि, जब मित्र से मिलना हो तो अलग ध्वनि, मतलब अलग अलग सिचुएशन में ये अलग अलग ध्वनि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। साथ में कह रहा है गंगा नदी में बढ़ते प्रदूषण के कारण डॉल्फिन की संख्या लगातार घटती जा रही है। ठीक है, गंगा नदी में प्रदूषण के कारण डॉल्फिन की संख्या क्या होती जा रही है? घटते जा रही है। सही बात है। आशा करता हूँ दोस्त आप लोग समझ गए होंगे इतना पॉइंट को। मैंने छोटा सा कुछ पॉइंट था, इसको मैंने डिटेल से लाया था। ठीक है, आप इसको आसानी से समझ गए होंगे। और अगर आप नए हैं तो दोस्त लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए। ये मेरा आपसे पॉजिटिव पॉइंट है। थैंक यू दोस्त वीडियो देखने के लिए।